पहुंच गए यहाँ तक। हाश कैसे पहुंचे मुझे ही पता है, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मुझे ही पता है, गालियाँ खाई है डायरेक्टर्स की। किसी ने ऐसा बोल दिया कि एक्टिंग में तो, गंदा वर्ड है मुझे बोलना नहीं है, बट आप बीप कर देना अगर चाहिए तो। आप मुझे ये कहा है कि एक्टिंग में ये तो एक चीज़ है, बहुत तरीके की पॉलिटिक्स खेली जाती है। कभी कभी आपको नीचा गिराने के लिए कोशिश करते हैं, आप में दम है, आप में पावर है और भगवान का सपोर्ट है तो आप आ ही जाते हो। Welcome to Tell Me All. I'm Swati Chopra. Today we're talking to actor Vishal Jetwa, who once called himself a beautiful misfit in this industry, but has proved that this is exactly where he belongs by walking his own path. Hi Vishal, welcome to the Quint. थैंक यू सो मच। मैं शुरू करना चाहूँगी जो मैंने अपने इंट्रो में बोला। आपने बोला था कि मैं इस इंडस्ट्री में एक ब्यूटीफुल मिसफिट हूँ, पर मैंने बोला कि आप इधर ही बिलोंग करते हैं। पर आपको वो बात, आपको ऐसे क्यों लगा, आपने वो क्यों बोला, क्या था जो आपके जहन में आया कि मैं इधर थोड़ा मिसफिट हूँ? मैं बड़ा ही घबराता था। हाँ जी। आई थिंक आफ्टर मर्दानी मतलब मेरा बॉलीवुड में डेब्यू हुआ, उसके बाद मैं जहाँ भी पार्टीज़ में जाता था, एक पीआर चल रहा है बॉलीवुड में, ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी। एक तरीके की लैंग्वेज है, एक तरीके का स्टाइल है, फ्लैशी कपड़े हैं, लोगों को पता है कैसे चलना है, कैसे रुकना है, गाड़ी आएगी, एक ड्राइवर भी होगा, एक बॉय भी होगा, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती है। और वहाँ मैं समझ ही नहीं पाता था क्या हो रहा है क्या नहीं, लेफ़्ट आउट फील करता था। स्पेशली जब पार्टीज़ में जाता था, पार्टीज़ में जाने से पहले मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और वहाँ पे जाके लेफ़्ट आउट फील करता था किससे कैसी बात करनी। लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने यशराज से मुझे डेब्यू मिल गया, काम तो मैंने बराबर कर लिया, पर वहाँ पे अगर उन्होंने कुछ मुझे इंग्लिश में पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, तो सिर्फ वो इंग्लिश के डर की वजह से मुझे इंटरव्यूज़ देने में भी बहुत डर लगता था। काजोल मैम के साथ जब इंटरव्यू भी कर रहा था सलाम वेंकी के समय, तो जब कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता था तो मुझे ऐसा लगता था इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे इंग्लिश में ही आंसर देना, और मैं ट्राई करता था और फंस जाता। इट्स नॉट लाइक कि आई कांट स्पीक इन इंग्लिश एट ऑल, इट इज़ नॉट दैट। ऑब्सेशन एक उस लैंग्वेज को लेकर ऐसा हो गया है, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है, तो और पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में हुई नहीं है, तो फ्लुएंसी और वो कंफर्ट नहीं है, वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं। ऐसा लगता था कि मैं इस माहौल के लिए बना ही नहीं हूँ, सिर्फ मुझे अपना काम अच्छे से करने आता है, शायद इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे मिसफिट हूँ। जो मैंने अपनी वीकनेस समझी, आज वही मेरी स्ट्रेंथ बन गई। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि मैं जो बात करता हूँ ऐसे मेरे जैसे सोचने वाले हज़ारों लोग हैं, और जो नए नए बॉलीवुड में एंटर करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, हमेशा फिट इन करने की कोशिश करते हैं। मेरे जैसे ट्राई करने वाले लोग बहुत हैं, और जैसे ही वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि यह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल नहीं चलता होगा। हाँ। आप कोशिश कर सकते हो, इट्स नॉट कि आपको सीखना नहीं चाहिए, आपको ग्रो करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए, बट आप अपने आप को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो बात खत्म। बहुत बोल लिया। नहीं, आप बोलिए, इसीलिए हम इधर हैं ना। विशाल, अभी ये जो हुमायूं की स्क्रीनिंग हुई थी, ऑफ कोर्स आप बहुत इमोशनल हो गए थे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड आप क्यों इमोशनल हुए होंगे, पर उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपके सामने एक आपकी जो जर्नी रही है इस मुकाम तक, वो रेड कार्पेट तक, क्या वो सब था? क्या था आपके दिमाग में चल रहा था? इट वॉज मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस। जैसे मैं आ रहा था, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग लग रही थी। धर्मा की फिल्म है जिसमें मैं लीड किरदार में हूँ, और मेरी फिल्म जो देखने आने वाले हैं ऋतिक रोशन सर, फरहान अख्तर सर, करण सर ने प्रोड्यूस की है फिल्म। जब मैं एंटर कर रहा था तो मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था, अजीब तरीके का एक एक्साइटमेंट और एक थोड़ा नर्वसनेस भी था, हैवी भी फील हो रहा था, प्राउड भी फील हो रहा था, बहुत खुश भी था। और जैसे लिफ्ट ओपन हुई तो मैंने सामने देखा, मेरा पोस्टर लगा मेरा और जानवी का, और वहाँ मेरी मॉम खड़े, मेरे पूरे फैमिली खड़े, और मम्मी ने मुझे हक किया। तो वो हक करने के बाद मुझे ऐसा एकदम ही रोना आ गया कि यार, मतलब ऐसा फील हुआ कि पहुँच गए यहाँ पे। और मीडिया पे जो फोटो खींचते हैं ना, वो आई थिंक पीक टाइम है स्टारडम का। वन ऑफ द पीक ऐसा टाइम होता है कि ये मोमेंट जो जी रहा हूँ वो है स्टार बनाने वाली चीज़। आई डोंट नो, मैं जो बोल रहा हूँ अपने आप को, लोगों के मन में वो कैसे रिसीव करते हैं इस चीज़ को कि अरे स्टार बन गया। आई डोंट नो वो मैं हूँ कि नहीं, वो लोग मुझे बनाएगा, बट वो पहुँच गए यहाँ तक। हाश कैसे पहुँचे मुझे ही पता है, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मुझे ही पता है, गालियाँ खाई है डायरेक्टर्स की। किसी ने ऐसा बोल दिया कि एक्टिंग में तो, गंदा वर्ड है मुझे बोलना नहीं है, बट आप बीप कर देना अगर चाहिए तो। आप मुझे ये कहा है कि एक्टिंग में, बट मुझे इतना ख़राब तरीके से भी बोला है, और तब अगर मैं अपने आप को ऐसा ही मान लेता कि हाँ ये जो कह रहे हैं वही सही है, और मैं अगर आगे मेहनत नहीं करता तो आई थिंक नहीं पहुंच पाते।
और बहुत सारी, ये तो एक चीज़ है, बहुत तरीके की पॉलिटिक्स खेली जाती है। कभी कभी आपको नीचा गिराने के लिए कोशिश करते हैं, आप में दम है, आप में पावर है और भगवान का सपोर्ट है तो आप आ ही जाते हो। तो वहाँ पे जो खड़ा रहा था ना मैं, इतना मुझे ऐसा फील हुआ कि शिट, वो इमोशन सब कुछ दिखता है वहाँ पे। तो मोमेंट बहुत ही अलग इमोशंस था। थे। हाँ, बहुत इमोशंस अब थे। ये जो डायरेक्टर ने जिसने आपको ये बोला, आप आई होप आप सुन रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग किसी को क्यों नीचे पुल डाउन करेंगे जब आप देखते हो कि कोई इतनी कोशिश करके इतने चैलेंजेस से गुजर के जी। आगे बढ़ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता, ये ठीक है, पॉलिटिक्स और वो ज़रूरी था, वो बहुत ज़रूरी था। जब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी की बुक लिखूंगा तो मैं क्या लिखूं कि मुझे कॉल आया और बुला लिया और हो मेरा गया। सक्सेस हो गया? नहीं। क्या है मतलब, ये स्टोरी में दम क्या है? बोला किसी ने ऐसा, फिर मैंने फाइट की, किसी ने ये करने की कोशिश की, मैंने फाइट की और मैं रुका नहीं। मुझे रोना आया, मैं डर गया, मैं घबरा गया, फिर भी मैंने ट्राई किया, मुझे, और तब जाके मैं पहुंचा। तो मेरे पास बुक है लिखने को यार। विशाल, कभी जब आप ये सब आपके साथ अब हो रहा है, ये स्टारडम, ऑस्कर, कान, टिफ, 9 मिनट्स की स्टैंडिंग ओवेशन, आपकी फैमिली का जो प्राइड है, आप जब अपने बचपन के बारे में सोचते हो, ठीक है, कोई ऐसा मोमेंट याद आता है कि आपने सोचा था यार एक दिन ये मेरे साथ होगा, मैं ऐसे चलूँगा, मेरी फ़ोटोज़ खींची जाएंगी? जी जी। रितेश देशमुख सर और जेनेलिया मैम की शादी के वीडियोस देख रहा था मैं बचपन में, और वहाँ पे मैं देख रहा था सारे स्टार्स एंटर कर रहे हैं, तो फोटोज वोटो खींचे जा रहे हैं, और उनकी एंट्री का जो वीडियो था कि अच्छा ही अराइव्ड, वो चल के आ रहे हैं, वो देख के एक बार ऐसा थॉट आया था। इवन रणवीर सिंह सर के वीडियोस देख के भी, पेप के वीडियोस वगैरह देख के भी मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट है, बोलता नहीं था मैं किसी को। अब जब ऐसा होने लगा तो मैं बोलता हूँ। ये सारे वीडियोस देख के मुझे लगा था तो सही कि मैं करूँगा। कैसे करूँगा मुझे नहीं पता होता है, मुझे ये बात पता ही नहीं होती मैं कैसे करूँगा, और हो जाती है चीज़ें। ये बिलीव से होती है और वो एनर्जी से होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ बातें होती है कि मैं क्राफ्ट में अच्छा हूँ इसलिए हो जाएगी, या फिर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ बहुत। ऐसा हर एक लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर एक लोगों को यहाँ तक पहुँचने नहीं मिलता। तो आई थिंक वो भगवान का एक फेवरेट लड़का होता है कि जिनको थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं, भले भगवान सबको प्यार करते हैं, तो वो हूँ मैं। आप और मुझे दुआएं बहुत मिलती है, मुझे बहुत, वो मम्मी लोगों का फेवरेट हूँ मैं। सब आंटी लोग आके मेरा बच्चा तने तो बहुत आशीर्वाद से बेटा। तो मैं वो हूँ। होमबाउंड भी मैंने वैसे ही क्रैक की। मैं मेडिटेशन करता था, मैनिफेस्टेशन करता था, बुक में लिखता था, नंबर्स लिखता था, कुछ मुझे दिए गए थे। मुझे एक पर्सन ने कहा था कि ग्रीन पेन से ये नंबर लिखना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ये सारी चीज़ें मैंने की एट द सेम टाइम। मतलब ये नहीं है कि आप बुक में लिख के छोड़ दिया, भाई होना है तो होगा। हार्ड वर्क बहुत होता है इन सब तो चीज़ फिर में। उसके बाद सेक्रीफाइस भी किया, बहुत मेहनत भी की, मेरे पैर में लगा था तब भी मैं गया, टेस्ट करने गया, और वो वॉकर पे गया मैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करो और बिलीव नहीं है तो भी नहीं होगा, बिलीव है सिर्फ मेहनत नहीं है कुछ नहीं होगा, क्राफ्ट ही नहीं है होगा ही नहीं। तो एक चीज़ नहीं है, सब एक साथ चलता है। आप मुझे इन पर्सन का नंबर देना जिसने आपको बोला ग्रीन पेन से ये लिखना। मैजिकल, मुझे भी लिखना है। मैजिकल है, मैं दूंगा आपको। प्लीज दीजिएगा प्लीज। विशाल, हम आपकी क्राफ्ट के बारे में तो बहुत बात करने वाले हैं, पर मुझे आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानना है। आपका बचपन कैसा था? आप किस तरह के बच्चे थे? आप नॉटी थे, आप सीधे साधे थे? आप लगते तो नॉटी हो। मैं बचपन में, हाँ, मस्ती तो करता था। मैं मस्ती तो मेरी अभी भी नहीं गई है। मस्ती तो मैं बहुत करता हूँ। बचपन मेरा मलाड में गुजरा। गुजराती मीडियम स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, और 2 स्कूल बदली मैंने। पढ़ाई में एक समय तक ठीक ठाक बच्चा था, फिर एक बार हमने क्लास ज्वाइन किया था, वहाँ पे मार वार पड़ती थी बहुत, और बहुत डरा डरा के पढ़ाया जाता था, और मैं बहुत ही स्टूडियस बच्चा बन गया, एकदम अच्छे परसेंट आने लगे। और फिर पढ़ाई के लिए भी मेरा झुकाव 10th स्टैंडर्ड तक ठीक ठाक था। मतलब 77% वाले बच्चे होते हैं ना जो, मतलब वेरी गुड। हाँ, तो उतना था। और एक समय तक थोड़ा बिगड़ैल बच्चा भी था, फाइट वाइट करना स्कूल में, इसको बुलाता हूँ उसको बुलाता हूँ, और ऐसा करता था मैं। बस वो बिगड़ने के एज पे ही था, समझ लीजिए। बच गए। हाँ, और मेरे गुरुजी शोएब खान सर मुझे ज़िंदगी में मिले, तो उन्होंने मुझे पहले यही कहा कि एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। फिर उन्होंने अहमियत मुझे बहुत सारी ज़िंदगी की बताई, फैमिली की अहमियत क्या होती है। तो आज मैं जो अपने मॉम को एकदम भगवान का दर्जा देता हूँ, उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे गुरुजी का भी है। उन्होंने मुझे बताया कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। ये मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता है मम्मी है, पापा है,
मतलब मुझे इसकी अहमियत नहीं पता थी, तो वो गुरुजी ने सिखाया मुझे। हमारी लाइफ में हमेशा एक वो पर्सन आता है जो हम लोग को ऐसे गाइड करते हैं कि हम लोग को खुद समझ नहीं आता लाइफ कैसे बदले। जी, संस्कार हमारे घर पे वो बचपन से यही सब सुनते आए कि आपने कोई ने कोई दिवस खोटू कहवानो नहीं, झूठ नहीं बोलने का। मुझे गुजराती पूरी समझ आती है। झूठ नहीं बोलने का, तेरी वाणी सही रखने की, मतलब ये सारी चीज़ें हमको बचपन से बोलते हैं, तो मेरे घर का वो परवरिश ही ऐसा है। तो आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है क्लियरली, इसीलिए आप ऐसे बात भी करते हैं। आपकी परवरिश के बारे में जब आप सोचते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी एक अपब्रिंगिंग होती है, हम उस तरह से अपनी लाइफ को अप्रोच करते हैं, अपनी करियर को अप्रोच करते हैं। आपको क्या लगता है आप में और दूसरों में इस इंडस्ट्री में, जैसे वो अपने करियर और लाइफ को अप्रोच करते हैं, क्या फ़र्क है? जितना मैं खुद को जान पाया हूँ, एक मेरे अंदर एक ऑनेस्टी है और मैं वो ऑनेस्टी से बात करना पसंद करता हूँ। मुझे झूठ रहना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं एक समय तक एक्टिंग कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाता। और उसके बाद लोग पकड़े भी जाते हैं और नहीं रह पाते यार, नहीं रह पाते। तो बेटर है कि वो बनना ही क्यों। मुश्किल है एकदम सच्चा रहना, आज के टाइम पर तो बहुत मुश्किल है, बट मैं जितना ज़्यादा करीब पहुंच सकूं वो कोशिश करता हूं। मैं हूँ ही नोन सिर्फ मेरे काम के वजह से। मैं ऐसा नहीं है कि विशाल जेठवा ओ क्या लगता है यार, क्या स्मार्ट बंदा है, क्या हीरो दिखता है, वो मेरा नाम नहीं है। क्या स्टार्टअप है, मेरा वो नाम है नहीं, और शायद बनेगा, आई होप बने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, दोनों है। या फिर मैं अपने आप को उस तरीके से देखता हूँ, आई डोंट नो। अभी ये सब होमबाउंड की वजह से थोड़ी चीजें चेंज हुई। वो वीडियो देख के आपको लगा ना स्मार्ट दिख रहा हो, तो आप हाँ वो है, बट नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम नॉट नोन फॉर दैट। मतलब विशाल को इसलिए कास्ट करो कि यार हाँ ये बहुत गुड लुकिंग है, वो नहीं है। मेरा काम ही मेरे क्राफ्ट की वजह से, बट मुझे जो चीज़ अलग करती है वो मेरा सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, वो आई थिंक मेरा। हाँ, और लोग जब मुझे मिलते हैं उसके बाद मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं देन परफॉर्मेंस। ये भी मैंने नोटिस किया है। शुरू में शायद क्वालिटी, हाँ आजकल बहुत कम मिलते हैं लोग ऐसे जिससे आप मिलके सॉरी कि आप उनको बोलते हो कि क्राफ्ट तो अच्छा ही है पर बंदा भी सही है। थोड़ा ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस नहीं हो गया हूँ मैं, खुद को ज़्यादा ही प्यार कर रहा हूँ मतलब। पर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं है। ओके, अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई हमको ऊपर चढ़ाने नहीं आ रहा है। अगर हम खुद से बोलेंगे नो नो यू आर डूइंग वेल, इट्स ओके, इट्स ओके। सॉरी मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बड़बड़ करे जा रहा हूँ कब से, मतलब लोग सुन रहे हैं तो मैं रुक ही नहीं रहा हूँ। देखो आप ऑनेस्टली बात कर रहे हो, आपने अभी बोला आप ऑनेस्ट हो, तो जब आप ऑनेस्टली बोलते हो ना, वो ये ब्रैगिंग नहीं लगती है, ये एक वो नहीं लगता है हाँ मैं स्टार हूँ तो बात कर रहा हूँ। आपके में जो ऑनेस्टी और एक इनोसेंस है जब आप बात करते हैं तो वो आता है सामने। आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल। मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं क्या बोलूँ यार। ये इतनी बारीक लाइन है ना, मुझे मालूम है, इतनी बारीक लाइन है ना कि ये सेल्फ ऑब्सेशन से ईगो धीरे 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 मैं कब पहुंच जाऊंगा मुझे ही नहीं पता होगा। और सब लोग वाह वाह भी करेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरव्यू में बैठ के मुझे बोलोगे आप गलत मत बोल, या मेरे आसपास वाले मुझे ऐसा तो तुरंत आके बोलेंगे नहीं। आई होप आपके पास ऐसे लोग हो जो आपको बोले। हाँ, तो मुझे वो डर लगता है कि यार ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कहीं मैं फिसल ना जाऊं। मुझे इस बात की बहुत घबराहट होती है यार, मैं अपने नेचर को खो दूंगा ना सब खत्म। और मुझे बड़ा ही डर लगता है इस बात का। आई डोंट थिंक आप उस तरफ जा रहे हो। आई एम ग्लैड, थैंक यू। आई डोंट वरी अबाउट इट। विशाल, जस्ट थोड़े पहले आपने बोला कि मैं मेरी माँ को भगवान का दर्जा देता हूँ। जैसे आप एक सिंगल पेरेंट से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरी भी ऐसे ही है, और मैं खुद एक सिंगल पेरेंट हुआ। तो मुझे मालूम है कि एक सिंगल पेरेंट को जो चैलेंजेस होते हैं एज अ मदर, आपकी मम्मी ने जो ये सब सैक्रिफाइसेस किए, चैलेंजेस जो उन्होंने खुद किए, काम किया, आप लोग को बड़ा किया, आप जब उनको देखते हैं, वो चैलेंजेस, उनके सैक्रिफाइसेस को देखते हैं, आपके सामने क्या फ्लैश होता है वो दिन के बारे में सोच के, जिस आपकी मम्मी के बारे में सोच के? मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ी अचीवमेंट मेरे मॉम की हो गई है आज। उनके आंखों में मेरे लिए जो प्राउड है, उन्होंने शायद बहुत ही प्योर इंटेंशन से काम किया होगा, तो ये उनकी जीत है। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुद से ज़्यादा। मुझे इसीलिए बहुत पसंद है ये, मतलब उनको खुश रखना। मम्मी की अहमियत इसलिए भी बहुत समझ में आई क्योंकि जब पापा नहीं रहे, बहुत छोटा था मैं, अब मुझे इस बारे में पता तो नहीं था, बट मुझे एक बात समझ में आई कि अभी हमारे पास जो है उसको उतना प्यार कर लो कि कभी फिर आगे जाके उस बात का रिग्रेट ना रहे। आपकी मेरी और ये चैलेंजेस जो होते हैं हम लोग को बदलते रहते हैं, हम लोग को हमसे कुछ ले भी जाते हैं और हमें कुछ ऐड भी कर देते हैं। ये जो आपने अभी बोला माय फादर पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, यू आर वेरी यंग, ये जब सिचुएशंस, इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं और कभी हम इससे मूव ऑन नहीं कर सकते, तो ये जो
ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ में होती है वो आपको कैसे बदलती है, कि आपको क्या सिखाती है लाइफ के बारे में? काफ़ी चीज़ें वैसे तो सिखा दी है ज़िंदगी ने छोटी एज में। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी 30 साल की एज में 50 ईयर ओल्ड वाली बातें करने लगा हूँ। तो एक मैच्योर इंसान आपको ज़रूर बना देती है यंग एज में। ले लेती है कुछ चीज़ तो वो है आपका बचपना। आप जो एक नॉर्मल चाइल्डहुड होता है वो ले लेता है आपसे, क्योंकि आप उस बचपन के समय में आप काम कर रहे होते हो। आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना देती है, आपको ज़्यादा सीरियस पर्सन बना देती है। और बट वो भी किसी फ़ायदे के लिए ही होता है। ठीक है, आई एम मतलब हाँ, वो मिस करता हूँ बट इट्स ओके, मतलब मेरी लाइफ ऐसे लिखी थी। बिकॉज ये मुझे भी समझ आता है, बिकॉज जी। व्हेन यू से कि जब यंग उम्र में चैलेंजेस आते हैं ना, वी ग्रो अप वेरी सून, तो आई कैन अंडरस्टैंड जो आपने बोला कि ऐसे जी। लगता है कि आई कुडंट बी अ किड व्हेन आई वाज अ किड, हाँ, मैं बड़ा हो गया। हाँ, और ये अभी रियलाइज़ होता है कि मैंने बचपन नहीं देखा, तब हमारी लाइफ नॉर्मल लग रही है। अभी आज मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बातें कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है। आगे जाके लगेगा कि अरे यार बेचारा कैसा मैं स्ट्रगल कर रहा था देखो। आपने बोला कि जब मैं कम उम्र में काम कर रहा था तो एवरीथिंग फेल्ट लाइक यही नॉर्मल लाइफ है, राइट? हाँ, तभी तो रियलाइज नहीं हाँ। होता है। तो आपका वो फर्स्ट जॉब क्या था? ऐसे बैकग्राउंड डांसर मैंने काम किया था, वो फर्स्ट था। हाँ। उसके बाद मैं टीवी करता था बहुत समय के लिए। यस। मैंने टीवी 10 साल मैंने टेलीविज़न में काम किया है, हाँ ठीक है? और उसमें बीच में एक समय ऐसा आया कि जब मेरे पास काम नहीं था, और जब मैं घर पे बैठा खाली, जब मेरे पास काम नहीं था, थोड़े समय, आई थिंक बहुत ज़्यादा भी नहीं बट कुछ समय के लिए जब मैं बैठा था, तो आई रियलाइज़्ड कि काम नहीं है तो इसके अलावा क्या है मेरे लाइफ में? मेरी पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज़ें है भी कि नहीं है? मुझे नहीं पता, क्योंकि आप इतना काम में व्यस्त रहते हो, स्पेशली टेलीविज़न में जब आप एवरीडे शूट कर रहे हो। मतलब 9-10 महीने तक आप शायद आपको बीच में थोड़े-थोड़े गैप मिलते हैं, वरना आप एवरीडे शूट पे रहते हो। कलीग्स को ही फ्रेंड मानते हो। आपको नहीं पता है कि शो खत्म होने के बाद ये सब कुछ चला जाएगा। इवन नाउ मैं अगर अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान करूँ तो मुझे पहले गिल्ट आता है कि यार 3 दिन वेस्ट कर दिए मैंने ज़िंदगी के। और वो टिपिकल मम्मी कैसी होती है कि आज घूमने गया तो कल नहीं जाने का। मतलब वो अभी भी 2 बोलते हैं आपको? हाँ, मतलब कल ही तो गया था, कल तो रात को 2 बजे आया था। अभी मतलब क्यों, अभी क्यों तेरे को वापस जाना है? हाँ। मतलब 2 दिन एक साथ आप एन्जॉय नहीं कर सकते? ये हक नहीं है आपका। आपको अगर एन्जॉय करना है एक ही दिन, एक ही वो भी दिन। 12 बजे से पहले ही, उसके बाद नहीं। और आप सुनते हो अभी भी ये उम्र में? अरे मरने के मतलब बाद? थोड़ी ऐसे ये हो जाती है हमारे कि अरे यार मम्मी यार टोको मत यार, मम्मी यार क्या कर रहे हो यार, तो मैंने ऐसा नहीं बोला, फिर वो भी घुमाती है बातों को। फिर वो हर बार मेरे को रात को कहीं बाहर निकलना है तो पहले एक मम्मी मुंह बिगाड़ेगी, फिर मैं नाराज होऊंगा, टेंशन में बैठूंगा, फिर मम्मी आएगी ऐसा नहीं है जा खुशी से। हाँ। मैं जाऊंगा। ये हर सब घर की करना कहानी जरूरी है। हर घर की कहानी यही है। जैसे आपने बोला कि आज बिगर में एक दिन भी बाहर चला जाओ, ऐसा मैंने वेस्ट किया वो दिन। हाँ। और वो उसी से आता है क्योंकि बचपन से आप काम कर काम रहे हो, कर वो रहा हूँ, घर की हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और आप जैसे एक्टिंग में घुसे, आपने बोला बैकग्राउंड डांसर, जी। फिर टीवी किया जी। आपने, तो ये जहन में ऐसे आया कब कि मैं एक्टर बनूंगा? मेरे दूर दूर तक मतलब चाचा मामा काका के भाई के बहन के भतीजे भी मेरे एक्टिंग के मेकअप दादा भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने ऐसे बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था, वो भी देखा देखी में। मैंने अपने दोस्त के कहने पे मैंने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। एक शो किया सारेगामापा लिटिल चैम्प, जिसमें पीछे मैं डांस कर रहा था, दिखा भी नहीं, मतलब इतना भी फेस नहीं दिखा। 14 साल की उम्र में मैंने वो बस डांस क्लास ज्वाइन किया। वहाँ से हमें एज ए बैकग्राउंड डांसर काम करने लेके गए थे, शायद 500 रुपये या 1500 रुपये दिए थे। 8-9 दिन हमने प्रैक्टिस वगैरह की थी सब कुछ। और तो आपकी फर्स्ट सैलरी थी वो 500 आई थिंक सो, रुपए? यस 500 होगा, वो 500 ही होगा। 1500 तो मेरे को लगता है देंगे ही नहीं मुझे, उस समय पे दिया ही नहीं होगा। तो वहीं पे मैंने एक एक्टिंग क्लास देखा, यू स्टार थिएटर ग्रुप एक्टिंग क्लास लिखा था। मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया और ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो गया, मतलब ज़्यादा ही प्यार हो गया मुझे परफॉर्मेंस से, काम से, और मैं अच्छे से सीखने लगा। और मुझे लगा कि ये है मेरी जगह, यहाँ पे मैं कर लूँगा, मतलब हो जाएगा। टफ है, हो जाएगा। हॉबी में ही शुरुआत की थी मैंने, और ये प्यार देख के सर को अच्छा लगा, मुझे ज़्यादा बुलाने लगे, प्ले में ले लिया। हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे मीरा रोड स्टेशन पे, तो मैं एकदम ऐसा कि पेशेंट लगूंगा मैं, उतना एकदम पतला पतला सा एक लड़का। वो यूट्यूब पे भी है शो। ओके, क्या नाम है और शो का? झांकी भारत की, पता नहीं ये वीडियो कहाँ मिलेगा, और इतनी शर्म आएगी मुझे वो वीडियो देखते। इतना पतला पतला सा पेशेंट जैसा लग रहा हूँ मैं, बट सबसे बुलंद आवाज़ मेरी थी। Nice. जितना आता था उतना एकदम जोश में करता था, Very nice. बहुत जोश में करता Passion था। तब से मीरा था रोड इतना। स्टेशन पे वो नाटक किया था हमने,
और मेरी बहन वहाँ पे भी देख के मुझे ऐसे प्राउड हो रही है जैसे आज वो फिल्म ऑस्कर में जा रही है, मतलब उतना ही उसको प्राउड था, शायद उस समय उससे ज़्यादा होगा। आपका फर्स्ट स्टेप हाँ टुवर्ड्स एक्टिंग। हाँ, और मेरी हॉबी प्रोफेशन में बदल गई, मुझे पता नहीं चला कब पैसे आने लगे, नाम मिलने लगा, लोगों ने प्यार दिया, उनका वो जो सपोर्ट है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और एक लोग ने भी आके तारीफ नहीं की तो आप आगे शायद काम छोड़ दोगे, उसके चांसेस है थोड़ा थोड़े। एक एक्सटर्नल वैलिडेशन हेल्प करता है आपको, आपको पता तो चलता है कि आप सही राह पे जा रहे हो या नहीं। काम की नहीं, बिल्कुल। हाँ। और उस टाइम के जो ऑडिशंस पे ऑडिशंस देने पड़ते, एक तो आपने बोला कि चलो मेरे को पैशन था तो मुझे मालूम था यही करना है, और एक ये इंडस्ट्री में जहाँ तक आप पहुँचे आसान नहीं है, स्पेशली जब आप किसी को नहीं जानते हो वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, और ये हम सबको मालूम है, राइट? तो आप जब वो टाइम को देखते हैं, आपको उस टाइम के बारे में याद क्या आता है? थोड़ा कभी कभी डर जाते थे कि यार ये चूज तो कर लिया है, अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यार, मुश्किल लग रहा है। और सबसे थोड़ा अलग ही था मैं, मतलब सबसे थोड़ा सा तो बाय लुक बोले आप या बिहेवियर, हाँ, बट वो एकदम माइनस लगता था मैं अपने आप को ना, कपड़े पहनने का कोई ढंग था, कुछ पता नहीं था, देख के तो आप बोलोगे भी नहीं कि ये एक्टर होगा। मतलब मुझे ऐसे ऐसे रोल में कास्ट किया जहाँ पे मैं कास्टिंग डायरेक्टर की जगह पे अगर अपने आप को रखूँ तो मैं शायद खुद को कास्ट भी ना करूँ। मतलब ऐसे अकबर के रोल में मेरे जैसा एकदम पतला पतला सा लड़का, एकदम बच्चा लगने वाला, आवाज़ में दम नहीं, सिर्फ एक ही है जुनून और पागलपन, या मेरे को करना है। साइकिल पे जाना स्टेशन तक, और बस का एक पास रखा था मैंने, मैजिक पास रखा था। उससे क्या होता है, मुंबई में कहीं भी बस में घूम सकते हो, BEST में। मेरे घर से मीरा रोड स्टेशन या भाईंदर स्टेशन तक बस में, वहाँ से बाद में मैंने एक और पास किया था, बैंड्रा टू वसई नायगांव समथिंग, तो ट्रेन में ट्रैवल भी फ्री मतलब पास ले लिया था 3-4 महीने का। और फिर वहाँ से भी तो मैं 0 रुपीज़ में घर पे आता था, और कभी कभी सिर्फ भेल खाता था मैं स्टेशन पर, मजा आता था। अभी ये सिर्फ स्ट्रगल स्टोरी लगती है, मजा भी आता है उसमें बहुत। अरे भूख लगी है, कुछ खाया नहीं, ऑडिशन के समय नहीं खाऊंगा, आते वक्त मैं अपने आप को ट्रीट दूंगा भेल खा के। और वहाँ पे भेल खाते खाते और गाने सुनते सुनते आता था मैं। आपकी मम्मी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपके लाइफ में? एक तो नेवर गिव अप एटीट्यूड मुझे मम्मी से आता है। मम्मी के चैलेंजेस मुझसे बहुत ज़्यादा रहे हैं, वो जिस हिसाब से वो स्ट्रांग रही है वो भी मुझे बहुत सही लगता है। और वो मैं इस मामले में थोड़ा उनसे अलग हूँ, बट मम्मी कोई भी डिसीजन लेने से पहले डरती नहीं है, वो डिसीजन मेकर है, वो डरती नहीं है किसी भी एक नए स्टेप को लेने से, कि समाज से ज़्यादा डरती नहीं है। मम्मी लेती है डिसीजन और फिर वो इंस्पिरेशन बनती है, और उनका देख के हमारे समाज के कितने लोगों ने वैसे स्टेप लिए जो मेरी मॉम ने लिए। आई थिंक शाहरुख खान सर आज बहुत आ रहे हैं। शाहरुख खान सर भी ऐसा कहता है ना कि वो फीमेल उनके लाइफ में बड़ा लकी रोल प्ले करती है। मेरे लाइफ में भी ऐसा है, मेरे लाइफ में मेल फैक्टर कम है, काफ़ी कम है। मेरे पापा नहीं है, मेरे काका मतलब मेरे बड़े पापा नहीं है, मेरे दादा नहीं है, मेरे नाना नहीं है। हमारा वो सपोर्ट सिस्टम जो मेल का होना चाहिए वो नहीं है, तो उसकी कमी होती है। बट फीमेल्स का बहुत प्यार और वो ये रहा है, लकी चार्म बहुत रहे हैं वो लोग। मेरी बहन है, मेरी कज़िन एक छोटी बहन है, और मेरी मम्मी है, मेरी नानी है, मेरी मौसी है, तो मैं उन लोगों के साथ बहुत रहा हूँ, तो एक सॉफ्टनेस भी है। और फीमेल्स के साथ आप बड़ा हर्ड फील करते हो, वो सुनते हैं आपको प्यार से, और उनकी एक जो सॉफ्ट एनर्जी होती है वो बहुत सही होती है। लड़के लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अबे हटना छोड़ना है, जाने दे, भूल जा, यही है उनका मतलब वही है। हंसते रहते हैं, मस्ती करते हैं हम लोग, और एस्केप कर जाते हैं अपनी रियलिटी से, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए आप ऐसे हैं। हाँ, शायद इसीलिए मैं ऐसा हूँ। ऑनेस्ट है जी, अर्नेस्ट है, इन द सेंस जो है वो एक दिखावा नहीं है कि मैं आदमी हूँ, ह्यूमन बीइंग। हाँ, क्योंकि वो कमी रही है। मतलब ऐसा मुझे कभी सपोर्ट किसी ने किया नहीं कि देख लेंगे अपन, टेंशन मत ले, ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं रहा है कभी भी। शांति से और एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ बात करने पे, वो ठहराव के साथ बात करने में ही मुझे सिखाया गया है, मतलब यही सारी चीज़ें सिखाई है। फीमेल स्ट्रेंथ इज वेरी डिफरेंट। What a woman can handle, not just because I'm a woman, but I have seen enough women around me जो वो लोग हैंडल कर सकते हैं ना, I don't think। सही में ये सारे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड्स घर पे आके अपनी बीवी के गोद में रोते हैं। मतलब वो क्यों रोता है, मतलब उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ये लड़के लोग सिर्फ बाहर से टफ दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर से तो फुसकी बॉम्ब है, कुछ नहीं है। उनके गाल पे ऐसा हाथ घुमा दो, रोने लगेंगे, अपने दुखड़े बांटने लगेंगे। बिल्कुल।
सच में है ये। I know, but I'd like to move away now and talk a little bit about your films. जो आपकी मर्दानी, you made a Bollywood debut with मर्दानी. आपने रानी मुखर्जी के साथ हाँ काम ये भी तो है। फिर? मैंने रानी मैम के साथ काम किया, काजोल मैम के साथ काम किया, शिफाली मैम के साथ काम किया। आप देखो हाँ पहले हम मर्दानी से चालू करते हैं। आप मुझे उस फिल्म पे एक आपका तो एक्सपीरियंस बताइए, और रानी मुखर्जी के साथ काम करके वो दिन क्या था आपके लिए, क्या सीखा, क्या हुआ उस सेट में? क्योंकि आपने तो उनको पहले स्क्रीन पे देखा होगा, जी। और फिर एक फेस टू फेस मिले, तब क्या हुआ? मुझे रानी मैम से अभी भी ही डर ही लगता है ऑनेस्टली। मैम डराते नहीं है पर आपको डर लगता है, क्योंकि मैं उनका वो इमेज ही लेके गया था पहली बार, और मेरी फर्स्ट फिल्म इतने बड़े स्टार के साथ, तो मुझे बहुत ही घबराहट होती है। और रानी मैम ऐसे फुल बिंदास एटीट्यूड वाले मैम है एकदम। एट द सेम टाइम मेरी फर्स्ट फिल्म भी थी, तो मैं खुद भी बहुत घबराया हुआ था, और हमारे रोल भी ऐसे थे, एंटी थे एक दूसरे के, तो मैं ज़्यादा उनके साथ घुलता मिलता भी नहीं था। दोनों बैरियर है, एक मैम का एक स्टारडम है जो मैं अपने दिमाग में पहले से लेके आया हूँ, फिल्म में वो शिवानी शिवाजी रॉय है, तो मैं घबराता हूँ, तो मैं थोड़ा दूर ही बैठता था मैम से। मुझे लगता था कि नहीं ये नहीं पूछना है, सिर्फ ज़रूरत होगी लास्ट एंड पे आ गया कि अब ये ज़रूरत है तो ही जाके पूछता हूँ, वरना नहीं। और मैम बात करते हुए मुझे लगता है अरे मैम तो बड़े कंफर्टेबल है। हाँ। कभी कभी ऐसा भी रियलाइज़ होता है, फिर घर पे जाके मैम, मैं टीवी देख रहा हूँ तो मैम की कोई फिल्म दिख रही है, अरे यार मैं तो रानी मुखर्जी के साथ काम कर रहा हूँ यार। फिर स्पेशली जब इंटरव्यूज़ तक पहुँचे तब थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। फिर मैम ने मेरे बारे में कुछ बातें बताई ऑन सेट, जो मैं बिहेव करता था, कुछ तारीफ़ की, थोड़ा आइस ब्रेक होने लगा, और बहुत सीखने मिलता है। मैम बहुत प्रोफेशनल है, ऑन टाइम सेट पे आने के बाद बहुत सुना था मैंने टीवी में कि अरे बड़े स्टार्स हैं वो तो हाँ अपने टाइम पे आएंगे, और सेट पे थोड़ी रहते हैं, और डायलॉग तो उन लोग एक टेक में देते भी नहीं है यार, उन लोग तो आराम से करते। ये सब फालतू की अफवाहें सुनी थी, सेट पे जाके पता चला मुझे ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैम तो एक बार डायलॉग पढ़ के फटाक से तुरंत परफॉर्म कर लेते हैं, और प्रेप भी बहुत अच्छे से करके आते हैं सेट पे। स्विच ऑन स्विच ऑफ मैम का बहुत फास्ट है, मतलब तुरंत आपको इतना इंटेंस सीन होगा, अगर एक छोटा सा टाइम भी मिला आपको 5-7 सेकंड, तो उसी के अंदर वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करके प्रॉपर कैरेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट शी इज जस्ट लाफिंग, वो लगता है अरे यार क्या है ये। नेशनल अवार्ड इसीलिए तो मिला है ना उनको। तो रानी मुखर्जी फॉर अ रीजन। Yes, absolutely. And if we speak about काजोल मैम, सलाम वेंकी। हाँ, तो यहाँ पे भी मैं शुरू में थोड़ा डरा हुआ ही था। वो मेरा नॉर्मल, अगर मैं डर नहीं रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ, पर मैं वो बात पक्का है। मैं नर्वस हो जाता डरना हूँ। और नर्वस होना ना बहुत अच्छी चीज है। हाँ मीन्स यू केयर। हाँ दैट इज देयर। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, मीन 18 साल के बाद टुडे व्हेन आई कम फॉर एन इंटरव्यू, इवन आज I get nervous, but I think because we care. लेजेंडरी अमिताभ बच्चन सर ये कहते हैं कि वो आज भी सेट पे जब जाते हैं तो फर्स्ट डे उनको डर लगता है, तो हम फिर मतलब क्या है। फिर आप काजोल मैम, मैं बड़ा ही डरा हुआ था काजोल मैम के साथ काम करने के लिए, बट हमें कंफर्टेबल होना ही पड़ा, बिकॉज मैम और मैं माँ बेटे का रोल कर रहे थे। देन स्लोली मैम इतने मेरे वेलविशर भी बन गए, और मैं उतना कंफर्टेबल हो गया, मैं उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था। एज अ फैन भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने, क्या मतलब मैम एक बात पूछूं, मतलब मुझे ये किसी स्टार से पूछना ही था, तो हाँ पूछना बेटा। मैम आपको पता होता है कि आप कितने बड़े स्टार हो? क्योंकि देखो मैं शूट करके जाता था तब मुझे मैम तो ऐसा कुछ बिहेव नहीं करते थे, पर मैं जब घर पे जाता हूँ, कहीं एक थिएटर में गया तो काजोल मैम का बड़ा फोटो लगा है, ऑटो में जा रहा हूँ, ऑटो में दोनों जगह काजोल मैम के वो पुराने समय हर साइड में फोटो लगे हैं। मैम को तो कभी, मैम तो कहाँ ऑटो में कभी जाएंगे, उनको कैसे पता होगा कि ये सब उनके नाम पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आउट ऑफ कंट्री जाए वहाँ पे उनके फ़ोटो लगे हैं, तो उन्हें भी पता होता है क्या कि वो इतने बड़े स्टार है? हम कहते देखो बेटा पता तो होता है, पर हम लोग उसको इतना टच नहीं होने देते, अदरवाइज हम अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। फिर एक और किस्सा हुआ था, रेवती मैम और काजोल मैम, रेवती मैम ने डायरेक्ट की थी फिल्म, वो दोनों कुछ परफ्यूम के बारे में बात कर रहे थे, परफ्यूम ये सब थोड़े लग्जरी परफ्यूम के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला इस कॉन्वर्जेशन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा मैं, दिस परफ्यूम दैट परफ्यूम, दिस नेम दैट नेम, बड़े बड़े ब्रांड के नाम। मतलब भाई हम तो वो 150 वाले मेडिकल से जो मिलते वो लगा के बड़े हुए, तो मैंने सोचा इस कॉन्वर्जेशन में जाना ही नहीं। मैं ऐसा थोड़ा एक कान से सुन रहा था, मैंने बोला ये कॉन्वर्सेशन खत्म होगी तब एंटर करूंगा, वरना मुझे जाना ही नहीं है यहाँ पे। जैसे ही खत्म हुआ मैंने बोला अंदर घुसता हूँ, तो मैम ने तुरंत पूछ लिया विच परफ्यूम डू यू यूज विशाल? लग गया, फंस गया। बोला मैम
एनी हाँ। एनी हाँ। बोलती है व्हाट एनी, कुछ तो होगा तेरा, पसंद तो होगा, 5 परफ्यूम रखूंगी तेरे को समझ में तो आएगा ना कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। बोला, हाँ मैम हाँ मैम। बाद में वो समझ गई कि इसको नहीं पता ये सब, वो समझ गए कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मतलब मैम सी आई एम नॉट इनटू ऑल दिस। बोलती है ओ अच्छा कोई बात नहीं। जैसे मैं रूम में गया, मेरे रूम में आधे घंटे के अंदर पता नहीं एक मस्त एकदम महंगा वाला परफ्यूम आ गया। और फिर वो परफ्यूम मैं अभी तक एज ए लकी चार्म ही यूज़ करता हूँ, और मैं उस परफ्यूम को बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे ही लगाता हूँ, वहीं पे यूज़ करता हूँ, अदरवाइज उसको यूज़ ही नहीं करता मैं। कितने सालों से आपने ये परफ्यूम रखा है? सलाम वेंकी के समय से, और अभी भी ख़त्म नहीं क्या हुआ वो। बात और कर- मैं एक दो स्प्रे ही हाँ, लगाता ऐसे। हूँ। होमबाउंड के ऑडिशन के लिए मैंने लगाया था वो। तो आपको लगता है काजल मैम भी आपकी वो वुमेन स्ट्रेंथ है लक में? हाँ है ना, है काजोल मैम बहुत, और मुझे बहुत प्यार करते काजोल मैम। विशाल, आपने जैसे इस इंडस्ट्री में आए एंड जब मैंने कितने एक्टर्स से बात किया ओवर 18 इयर्स एंड दे ऑल वेदर दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री कि बाहर से आए हैं, इस इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस रहते हैं एवरीबडी कांट डू इट। बहुत लोग हैं कि बोलते नहीं हो रहा हमसे, कि बहुत लोग होते हैं 10-10 15-15 साल ट्राई कर करके भी नहीं कहीं पहुंचते। वो चैलेंजेस क्या है इस इंडस्ट्री के जो आपने देखे हैं? डोंट ट्राई टू फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एट द सेम टाइम हम्बल रहना है। मुझे सिर्फ अपनी जर्नी पता है तो वो उन लोगों के बारे में ही पता है जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। मुझे वो जर्नी पता नहीं है तो मैं उसके बारे में बात हाँ नहीं जी। कर पाऊंगा। मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना, मुझे ये एक बहुत ही ज़रूरी लगता है। 100 जगह पे अगर ऑडिशन चल रहे हैं, हर एक 100 ऑडिशन में से कम 1 या 2 तो आपके फेवर में वर्कआउट करेंगे। तो आई थिंक वो टैप करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में सिर्फ तब आओ जब आपको लगे कि ज़िंदगी भर मैं फेल होऊंगा और मुझे काम नहीं मिलेगा तो भी मैं इंडस्ट्री में रहना वो चाहता हूँ। पैशन, कमिटमेंट, वो एटीट्यूड हो तो ही आओ, तब आप ग्रो भी करोगे। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए आना बेकार है अगर आप ओनली एंड ओनली नेम फेम मनी चेज कर रहे हो। तो आप सिर्फ बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको अंदर से इंडस्ट्री को कुछ नहीं देना। ये कोलैबोरेशन है, आप इंडस्ट्री को जितना दोगे इंडस्ट्री आपको उतना देगी। आपको नाम पैसा फेम हर एक चीज़ चाहिए, तो आप उसके बदले इंडस्ट्री को देना क्या चाहते हो? आप क्या दे रहे हो? आप अपना डेडिकेशन दो, अपना हार्डवर्क दो, क्राफ्ट दो। ये आपको देना नहीं है बट आपको इंडस्ट्री से लेना है, तो वन वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी वो पेशेंस रन नहीं हो जाता कि यार कितना कर रहा हूँ, जाता है। फ्रस्ट्रेशन नहीं आता? तो तब ऐसा कोई या आपकी लाइफ में आया मोमेंट है। आया कि यार नहीं हो रहा मुझसे? जी आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। इसीलिए तो पता चला कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है। जब आया ऐसा लगा भी कि अब आई थिंक छोड़ देना चाहिए, आई थिंक नहीं हो रहा है, तो वो अंदर कुछ moment बचा कब नहीं। कभी आया था? तो मैं जब सीरियल कर रहा था, सीरियल का कुछ एक ऐसा समय आया था जब काम नहीं आ रहा था और बहुत रिपीट चीज़ें ही आ रही थी, और बड़े शो करने के बाद भी वही छोटे मोटे एपिसोडिक शोज कर रहा था, 1 दिन का काम 2 दिन का काम, जबकि इससे पहले मुझे अवार्ड मिल चुका है। आई यूज टू फील के सेल्फ डाउट, प्रॉपर फुल सेल्फ डाउट। मैं रोने लगा, रो रहा था इन लिटरल वे। मम्मी के पास गया, मम्मी अब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है देने को इंडस्ट्री को, मैं क्या दूं? अब मेरे को अंदर एक्टिंग नहीं है आई थिंक। फिर भी गिव अप नहीं किया, गिव अप करने का मन ही कर गया ऑलमोस्ट। अगर कर दिया होता तो ये दिन नहीं होता, पर सेल्फ डाउट था बहुत हैवी तरीके से। और मर्दानी में एक ही फिल्म में इतने अलग अलग किरदार करने के बाद पता चला कि है कुछ है आपके अंदर, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी चाहिए। हाँ, उसमें गाइडेंस चाहिए होता है, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, किसी का बिलीव चाहिए होता है। अब मेरे जैसा वो लड़का, इसीलिए मैं शानू मैम को बहुत मानता हूँ और उनके काम को भी मैं बहुत मानता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे लड़के में इतने सारे रोल कैसे देख लिए, जबकि मेरे बिहेवियर से आपको लगेगा ही नहीं कि ये मर्दानी का एक्टर हो सकता है। सच में मैं इतना डरा हुआ इंसान, मैं ऑडिशन के समय पे भी जी मैम ओके मैम, मैं ठीक है, मैं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैम। अभी इस बंदे को आप यशराज की फिल्म में लॉन्च होने का कैसे सोच सकते हो? इतने डरे हुए बंदे के अंदर क्या चल रहा है और उसमें अंदर कितना कैलिबर है वो मैम ने देखा। घर पे बैठा हुआ टैलेंट भी किसी काम का नहीं है। टैलेंटेड बंदा घर पे बैठा है तो टैलेंट क्या काउंट हो, उसका क्या फ़ायदा है? ऐसा समय आया था, मैं बड़ा सेल्फ डाउट कर रहा था। देन मर्दानी होने के बाद आई फेल्ट कि नहीं, सेल्फ डाउट काम पे तो नहीं करना चाहिए ज़रा भी। विशाल, आपको याद है बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू में आपने बोला था कि कोई लोग ऐसे होते हैं तो दे ट्राई टू पुल यू डाउन। Yeah. वन इज दैट काम नहीं मिलता, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज एवरीवनस जर्नी, एंड टुडे यू आर सिटिंग हियर, व्हिच इज ओके। तो इन वो मोमेंट्स में आपको इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सरप्राइजिंग लगा व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन एंड यू आप तो अपना काम कर रहे हो, यू नो, आप किसके वे में नहीं आ रहे हो, किसका काम खराब नहीं कर रहे हो, जी। आप आपका काम कर रहे हो, बट देयर आर जी। पीपल हु पुल यू डाउन।
उस टाइम पे आप तब क्या? तो बड़ा हर्ट हो जाते हैं उन हम्म। लोगों के साथ। एक एक दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हर मोमेंट पे कोशिश करते हैं आपको नीचे गिराने की, किसी ना किसी तरीके से। वो भले मुंह पे कितना भी बोले आपको कि नहीं दिस दैट बहुत अच्छा ये वो, बट आपको इंटेंशन समझ में आ जाते हैं, और पीछे से क्या बात करते हैं आपको कहीं ना कहीं से सुनने मिलते हैं, उनकी एक्शन में पता चलता है जिस हिसाब से वो आपको इग्नोर करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, बट यू कांट हेल्प इट। ऐसे जितने भी लोगों ने करने की कोशिश की है, लास्ट में जाके हर एक चीज़ मेरे फेवर में आ ही जाती है। आई डोंट नो हाउ। गुड पर्सन। डर लगता है मुझे ये बोलते वक्त, ऑफ कोर्स। क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़, इट्स अ बिग थिंग। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कमिटमेंट जैसा है कि आगे ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ ख़राब नहीं होगा, बट आई थिंक इट इज़ देम नॉट यू। आप कोशिश करते रहो, तभी थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि फाइनली फिल्मों में या जो भी प्रोजेक्ट है उसमें यही दिखता है जो स्क्रीन पे दिखता है। ऑन सेट क्या हो रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के बारे में सरप्राइज करती है इतने सालों के बाद? हाँ, ये भी एक बड़ा सरप्राइजिंग लगता है मुझे कि जो आपको हर एक मीडिया में और जहाँ पे दिखाया जाता है हर एक चीज़ सच नहीं है। ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्टर लगता है। वो एक नैरेटिव सेट है। सच है। ये हाँ, मतलब इन दिनों हर एक वो पर्सन जिसे स्टार दिखाया जा रहा है, नॉट नेसेसरी वो एक्चुअली स्टार है। वो Yes. पुश कर करके बनाया गया स्टार है कि जितने पैसे डालोगे आप शायद उतने बड़े स्टार बनने के चांसेस बढ़ गए। हाँ जी। चांसेस ये नहीं बोल सकता कि उसी की वजह से होता है, क्योंकि पब्लिक का एक्सेप्टेंस तो है ही अल्टीमेट। वो तो है ही, वो उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे बेटियां, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे बेटियां ने कोशिश की बट नहीं पहुंच पाए। आई थिंक तो चाहिए। पब्लिक का एक्सेप्टेंस। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग गंदे एक्टर थे। मेरा ये मानना है कि खराब नहीं, डिसेंट एक्टर भी तो चल रहे हैं, बट वो लोग तो वहाँ पे भी नहीं चल रहे हैं। पब्लिक एक्सेप्ट दिखता है। हम ह्यूमंस ऐसा सोच लेते हैं कि यार इसको ऐसे ही मिल गया है प्रिविलेज में, इसलिए इसको काम मिल रहा है, हम खुश नहीं है इस बात से, इसको मिलना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते इसको भी उसका ज़िंदगी चलाना है, इसको भी इसकी ज़िंदगी चलाना है, तो हम गाली देते रह जाएंगे, पर भगवान को जिनको काम देना है उसे देगा ही, और वो ज़रूरी है। इट्स ओके, मतलब आई टेक इट एज अ फैक्ट, और ये होना चाहिए, सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ऐसा ही है ये। So I'm going to close this interview with one last question. जैसे मैंने शुरू में बोला था, आपने बोला था मैं एक ब्यूटीफुल मिसफिट हूँ इस इंडस्ट्री में। अब ये सब जो आपके साथ हो रहा है, क्या आपको लगता है आप एक ब्यूटीफुली फिटेड पीस है अब इस इंडस्ट्री पे, कि आप ब्यूटीफुली मिसफिट ही रहना चाहेंगे? आई थिंक धीरे धीरे लग रहा है कि ब्यूटीफुली फिट हूँ मैं, बट इवन दो ऐसा नहीं लगता। इट्स फाइन। या आई थिंक मैं इंडस्ट्री में एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ। नाइस। एक अपना चल रहा है, उसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, और उनके साथ ही हूँ मैं। नॉट मैं कुछ हाँ समझे, मतलब एक अलग दिखेगा, कुछ अलग बंदा, बट इज फ्रॉम इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग नहीं है। और आज 15 साल हो गए आपको हाँ, काम 15-16 साल हो गए जी। अब जब ये पूरे 15 साल को आप देखते हैं, एक कौन सी चीज़ है जो आपके दिमाग में इंस्टेंटली फ्लैश होती है? अरे एक कैसे हो रही है, दो अच्छा, तीन चलिए, चीजें जो हो भी रही हो रहा है है। बोलिए। फर्स्ट डे याद आते हैं, हर एक फर्स्ट डे ऑफ एक्टिंग क्लास बहुत याद आता है। Okay. वो सबसे बोरिंग बट सबसे इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ याद आ रही है, बट बड़ी सैड है, मतलब पापा का टाइम याद आ रहा है। वो एक समय में वो याद आ जाता है। इट वॉज बिफोर दैट, बट इसीलिए वो ऑस्कर के समय मैंने लिखा था ना कि पापा होते तो बड़े खुश होते। ऑस्कर मतलब पापा को चाहिए था, मेरा बेटा हीरो, मेरा बेटा एक्टर, ऐसे ही मस्ती में बोलते थे। हाँ, कहीं जूनियर आर्टिस्ट का कुछ रोल किया था मैंने, ऐसे ही एवे ही कोई भोजपुरी एल्बम में। और कहीं एक बार ऑडिशन देने गया था, तो मेरे पापा मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स को सबको बोल रहे हैं कि अरे मेरा बेटा हीरो बन गया, मेरा बेटा हीरो बन गया। और हमें लगता था अरे क्या बोल रहे हैं ये, मतलब क्या है? उनको मालूम था। हाँ यार, उनकी ब्लेसिंग ही होगी। तो इसीलिए जब मैं कुछ बुरे समय पे मुझे इतना याद नहीं आता, मुझे लगता है मैं हैंडल कर लूँगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा सब कुछ। एंड अच्छा समय जब होता है, सोफे पे बैठता हूँ, एसी में सोता हूँ, ये सब प्रिविलेज है मेरे लिए। हाँ, सोफे पे बैठना, एसी में, स्कूटी खुद की खरीद पाना, स्कूटी, और आज तो अच्छी गाड़ी में भी घूम पा रहा हूँ मैं। ये सब देखता तो मुझे बहुत बहुत याद आ जाती है फिर पापा की। वो एक समय पे मुझे याद। और जब मम्मी को आप छुट्टियों पे लेके जाते हैं? हाँ, फिर पता नहीं गाड़ी में भी बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा होते तो वो गाड़ी चलाते और मैं बैठता, चलो तो पापा ज़रा मेरे को लेके चलो, तो मुझे आज काम है। यही सब मोमेंट्स है ना that you wish you could live with your loved ones. हाँ। But at least आपकी मम्मी, आपकी रेस्ट ऑफ द फैमिली है जो आपके पीछे एक फोर्स के जैसे आपके साथ है।
तो आई विश यू ऑल द बेस्ट विशाल. आई रियली होप दैट कि आप ऐसे ही ऑनेस्ट और अर्नेस्ट रहे. जी, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much and good luck. थैंक यू सो मच, थैंक यू.